हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए बस। आज अपन कुछ बेहतरीन सीखने जा रहे हैं। सो इससे पहली वाली क्लासेस में हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। दो क्लास हो चुकी है और दोनों ही अपने आप में बेहद शानदार रही है। पहली वाली क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन का जस्ट इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन। और दूसरी वाली क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म की चर्चाएं स्टार्ट कर दी थी, किस तरह से होते हैं ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, कौन से मैकेनिस्टिक पाथवे से चलते हैं, कौन कौन से पॉसिबल मैकेनिस्टिक पाथवे हैं, उनकी अपन ने जानकारी इसमें ली थी। और उसमें से एक पाथवे की जानकारी अपन ने पूरी ले ली थी और वो था पोलर पोलर SN2 लाइक। ओहो हो, इसकी जानकारी पूरी ले ली गई थी, इसके बारे में पूरी चर्चाएं कर दी गई थी। अब अपन ने चर्चा जो है ना, आज ये पहला मैकेनिज्म था और मैंने उस क्लास में बताया था कि तीन मेजर मैकेनिज्म होते, जिसमें पोलर एक अलग रख लिया था और SN2 अलग रख लिया था, लेकिन वो है एक ही। उसका एक जबरदस्त एग्जांपल आपको दिख जाएगा। इसके एग्जांपल तो अपन ने कर ही लिए थे, इसके एग्जांपल तो अपन ने जबरदस्त खेल ही लिए थे। और इसी कैटेगरी में एक X2 टाइप का मॉलिक्यूल भी आता है, उसका भी खेल खेल लेंगे, मतलब हेलोजन्स। वो पोलर SN2 जैसा ही होता है, उसका भी खेल खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन वो आता है इसी कैटेगरी में, पोलर SN2 लाइक में। आज अपन चर्चाएं करेंगे। आज अपना दूसरा मैकेनिज्म सीखने का समय आ चुका है। और वो जो दूसरा मैकेनिज्म है ना दोस्तों, वो दूसरा मैकेनिज्म है थ्री सेंटर कंसर्टेड मैकेनिज्म। ओहो हो, ये क्या है थ्री सेंटर कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये आज अपन सीखेंगे। और अगली वाली क्लास में अपन सीखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको सीखेंगे। ये तीसरे टाइप का मैकेनिज्म है जो कि है रेडिकल मैकेनिज्म। और इसमें भी फिर अपन दो दो बातें सीखेंगे, इसमें भी फिर अपन दो दो चर्चाएं करेंगे। एक होगी चेन वाली चर्चा, चेन वाला, और एक होगा नॉन चेन, इनको भी सीखेंगे। और फिर आपका लफड़ा हमेशा के लिए ऑक्सीडेटिव एडिशन का समाप्त हो जाएगा, समाप्त। तो चलिए, आज अपने चर्चा का विषय रहेगा थ्री सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब ये क्या बला है, ये कहां होता है, ये कैसे होता है, क्या है ये। कुछ नहीं है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात है। बात ऑक्सीडेटिव एडिशन की हुई है तो जाहिर सी बात है मेटल फ्रेगमेंट रहा होगा, मेटल फ्रेगमेंट रहे होंगे। हाँ, ये होगा कहां पर, कहां होगा ये कहां पर होगा, ये वहां होगा जहां पर ये नहीं हो पा रहे हैं, ये नहीं हो पाते। और ये कहां नहीं हो पाते, ये कहां होते थे सर, ये तो होते हैं मिथाइल आयोडाइड टाइप की स्पीसीज में या मिथाइल हैलाइड टाइप की स्पीसीज में। ये बहुत तेजी से होते थे क्योंकि ये SN2 लाइक है। और ये क्या है, बहुत बहुत अनहिंडर्ड टाइप के सिस्टम है, अनहिंडर्ड टाइप के सिस्टम है। या फिर 1 डिग्री में, 1 डिग्री हैलाइड्स में बहुत जबरदस्त होते थे। ऐसा ही तो था, इनका एग्जांपल वही दिया था, बहुत जबरदस्त होते थे और इनमें इन्वर्जन हो जाती थी। ये सारी बातें अपन ने की थी। तो फिर इनमें ये कहां होंगे जहां पर ये नहीं हो सकते, ये जहां नहीं हो सकते, जहां ये नहीं हो सकता, जहां मिथाइल आयोडाइड टाइप के सबस्ट्रेट ना हो, कोई और टाइप के सबस्ट्रेट हो। कौन है वो सबस्ट्रेट, जहां पर इस तरह के सबस्ट्रेट नहीं है, कोई और तरह के सबस्ट्रेट है। और हमने वैरायटी डिस्कस की थी, बहुत सी वैरायटी मैंने लिखवाई भी थी। CC बॉन्ड हो, CH बॉन्ड हो, SiH बॉन्ड हो, H2 हो, बहुत सी बातें मैंने लिखवाई थी। तो अब ये खेल वहां पर है, वहां पर अब ये खेल स्टार्ट होगा जहां पर स्पीसीज H2 टाइप की होंगी, जहां पर स्पीसीज CH टाइप की होंगी, जहां पर स्पीसीज CC टाइप की होंगी, जहां पर स्पीसीज SiH टाइप की होंगी, एक्सेट्रा। मतलब नॉन पोलर टाइप की स्पीसीज होंगी। अरे नॉन पोलर टाइप की स्पीसीज होंगी तो ये मैकेनिज्म कहां चलेंगे, कहां चलेंगे, नॉन पोलर टाइप की स्पीसीज में। नॉन पोलर, ओहो हो, जिनकी पोलैरिटी ना के बराबर है, वेरी लिटिल पोलैरिटी जिनकी है, वहां पर ये खेला आजमाया जाएगा, वहां ये खेला खेला जाएगा, वहीं ये खेला खेला जाएगा। चलिए अब खेल स्टार्ट ही कर देते हैं। AB टाइप की स्पीसीज आपके पास है, AB टाइप की स्पीसीज यही होता है, होता भी यही है। अरे होता भी यही है, मैंने कहा था ना XY टाइप का फ्रेगमेंट है, आप उसे AB ले लीजिए, XY ले लीजिए। क्या XY ले लें, XY ले लेते हैं, ले XY ले लेते हैं, तू खुश रहे यार, ले XY ही ले लिया।
तेरे वाला ही ले लिया। चलते हैं भाई आगे। पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप कुछ नहीं होता था सर, मेटल फ्रेगमेंट था, और मेटल फ्रेगमेंट पे ये एक्स और वाई जो है ना, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके वैकेंट में डालेंगे, इसके डी सिग्मा सिमिट्री के वैकेंट में डालेंगे। अभी पूरी चर्चाएं करेंगे पूरी, अभी तो आप बात सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। अभी आप तो मेरी बात सुनते जाइए, अभी बस दिल थाम के सुनते जाइए। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जो बॉन्ड पेयर है ना, दरअसल ये डोनेट होगा, डोनेट यहां पर, ठीक है, ये डोनेट हुआ। ये सिग्मा सिमेट्री का बॉन्ड पेयर था और ये डोनेट हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ही तो है ना यार, ये डोनेट हो गया सिग्मा सिमेट्री के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। समझ में आ गया आपको? और वो सिग्मा सिमेट्री के कौन कौन हो सकते हैं? वो हाइब्रिड भी हो सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, हाइब्रिड। अरे ये वैकेंट सिग्मा सिमेट्री के डी ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं? या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं। वैकेंट सिग्मा सिमेट्री के ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं? या तो हाइब्रिड हो सकते हैं, डीएसपी जिसे आप कहते हैं हाइब्रिड, या तो ये हो सकते हैं, या फिर ये डीजेड स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, यही है, यही है। ये हो गया भैया स्टेप ए, ये पहला स्टेप था। ठीक है, इसने दिया, इसने दिया, इसने दे दिया, इसने दे दिया, और अब अगर इसने दिया है तो ये दोनों जुड़े होंगे। तो यहां ये क्या हो गया? ये ईटा 2 टाइप की स्पीसीज बन गई, हेप्टासिटी 2। हेप्टासिटी 2 मतलब जितने डोनर एटम जुड़े हुए मेटल से डायरेक्ट, वो हेप्टासिटी। समझ गए आप मेरी बात? और अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप, अगले वाला जो स्टेप है ना दोस्तों, वो है स्टेप बी। और इस स्टेप में क्या हो सकता है? इस स्टेप में कुछ नहीं है सर, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, इसको देगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या हो सकता है? अगले स्टेप में और भी जबरदस्त खेला हो सकता है। और वो खेला क्या है? वो खेला क्या है? वो खेला क्या है? वो खेला है ये है वो खेला, वो खेला ये है, ये है ये है ये है ये है। आप इसको ऐसे लीजिए, ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये इसमें दे देगा, इसमें, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये मेटल के भरे हुए DXZ मेटल के होमो और XY का सिग्मा स्टार ल्यूमो। अगले वाले में, अगले स्टेप में ये इंटरेक्शन होगी जिससे ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा और समाप्त ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। और इससे बनेगा क्या? इससे क्या बनेगा? ये किसके इक्विवेलेंट होगा? किसके इक्विवेलेंट होगा सर? ln x और y, x और y, x भी जुड़ा होगा और y भी जुड़ा होगा, और ये बॉन्ड नहीं होगा, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। समझ गए आप मेरी बात? तो ये खेल होंगे, मतलब 2 स्टेप में ये चलेगा, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इसको यहां पर सर केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं सिग्मा इंटरेक्शन में। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा सिमेट्री, सिग्मा सिमेट्री की 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बिटवीन या अमंग 3 सेंटर्स। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। और अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया और ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, तो फिर इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी दिखेगी? कैसी दिखेगी ट्रांजिशन स्टेट? कुछ नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट सर ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। M है, L है, बस अब यहीं से खेला स्टार्ट है। X है, ये बॉन्ड वीक हो रहे होंगे। अरे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दी जा रही है, तो ये थोड़े थोड़े बॉन्ड बना रहे हैं, थोड़े बॉन्ड बना रहे हैं, और ये बॉन्ड वीक हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मिंग है, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इस पूरे ट्रांजिशन स्टेट में ये क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंगेज्ड है, पूरी ट्रांजिशन स्टेट में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंगेज है, और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट है। इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बोलो यार, यही है। इसको आप कई बार कैसे दिखा देते हैं? ऐसे भी दिखा देते हैं बॉन्ड से। अरे ऐसे भी तो दिखा देते हो ना मूर्खों, ऐसे भी तो दिखाते हो, ऐसे दिखा देते हो ना, ऐसे ये X और ये Y, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
ये क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप में बना, इट इज फर्स्ट स्टेप में बना इस ट्रांजिशन स्टेट के जरिए, इस ट्रांजिशन स्टेट के जरिए फर्स्ट स्टेप में ये बन गया, ये समझ गए आप मेरी बात? आप मेरी बात समझ गए क्या? ये क्या है, ईटा 2 है। तो कुछ रिएक्शन होते हैं वो यहीं रुक जाते हैं, कुछ रिएक्शंस तो यहीं रुक जाते हैं, और कुछ रिएक्शन आगे बढ़ते हैं और ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता है। और इस बॉन्ड का टूटना किस पे डिपेंड करता है, ये कितना बेहतर दे रहा है, कितना बेहतर दे रहा है, मेटल को कितना जबरदस्त दे रहा है। जितनी जबरदस्त दे देगा, जितनी इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को शेयर कर देगा, तो इनके बीच रह नहीं जाएगी, और अगर इनके बीच नहीं रह जाएगी तो इनके बीच काहे का बॉन्ड। समझ गए आप मेरी बात? और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये मेटल कितना बैक डोनेट कर रहा है। सेकंड स्टेप में क्या है, मेटल जबरदस्त बैक डोनेट करता है और इस पूरे इस बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ डालता है, एकदम खत्म कर देता है, और क्या बनता है, बन जाता है एक्स और वाई। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ये क्या हुआ, दोनों ही एक्स और वाई एक ही स्टेप में जुड़े, एक ही स्टेप में जुड़ गए। अरे एक ही स्टेप में जुड़े ना यार, इंटरेक्शन हुई, इस तरह की इंटरेक्शन हुई, इस तरह की इंटरेक्शन हुई, ये दे रहा है और दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं इसके साथ। वहां पर ऐसा नहीं था, SN2 वाले में ऐसा नहीं था। SN2 में तो मेटल क्या कर रहा था, मेटल किसी एक को पकड़ रहा था, अरे कार्बन को पकड़ रहा था, कार्बन को मेटल ने कार्बन को जस्ट पकड़ा और लिविंग ग्रुप को लीव करा दिया, मतलब CX बॉन्ड, वहां पर CX बॉन्ड टूट रहे थे। अरे वो याद है ना यार, CX बॉन्ड टूट रहे थे, वहां पर मेटल था। अरे थोड़ा सा ज्ञान ले लो रे, वहां पर क्या था, वहां पर लास्ट वाली क्लास अगर नहीं लिए तो अब थोड़ा सा ज्ञान ले लो। वहां पर क्या था, वहां पर ये CX बॉन्ड इस तरह से ऐसे आके साइमल्टेनियसली नहीं जुड़ रहे थे, नहीं था ऐसा, बोलो ना यार, ऐसा नहीं था। यहां पर क्या था, यहां पर सीधे इस पे अटैक हो रहा था, इसके सिग्मा स्टार पर ऐसे ये अटैक कर रहा था और इस बॉन्ड को तोड़ दे रहा था। मतलब दोनों ही रिएजेंट के जो पार्टनर है, एटम है, वो साइमल्टेनियसली ऐड नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां पर साइमल्टेनियसली ऐड हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में वहां क्या था, वहां पर पहले एक इंटरमीडिएट बनता था। ट्रांजिशन स्टेट तो आपने देखी थी, जो कि पोलर नेचर की थी, डाइपोलर नेचर की, वो मैं नहीं बताने जा रहा। अब क्या होगा, अब होगा ऐसे, यह क्या हो गया था, ये सर इन्वर्जन हो गया था, इन्वर्जन। और फिर पीछे से यहां पर मेटल पर पॉजिटिव है और पीछे से आता था दूसरा वाला पार्टनर और अटैक करता था और ट्रांस बनते थे, ट्रांस। ऐसा ही होता था, अरे ऐसा ही होता था। दोनों एटम जुड़े हैं, C और X जो जुड़े हैं मेटल पे, वो ट्रांस फैशन में जुड़े हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, तो ये पक्का सिस पे ही जुड़े होंगे, ये पक्का सिस फैशन में ही होंगे, 100% सिस फैशन में होंगे। आया आपको समझ में? तो यहां पर X क्या है सर, X तो H है, और Y क्या है, Y सर C भी हो सकता है, Y क्या है, Y सर H भी हो सकता है, C भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकता है, मतलब वो सब हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजन के आसपास की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, जिसकी वजह से XY बॉन्ड जो है ना, वो बेहद कम या ना के बराबर पोलर है, और ये स्पीसीज प्रीडोमिनेंटली नॉन पोलर नेचर की है, वही ऐसा करेंगी। आया आपको समझ में? आपको समझ में आया क्या? अरे आपको समझ में आया क्या? चलिए इसका एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, इसका एक जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं, इरिडियम वाला कॉम्प्लेक्स, इरिडियम का जबरदस्त कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इरिडियम वाला कॉम्प्लेक्स, ओहो, इरिडियम वाला कॉम्प्लेक्स, ये L है, ये बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, ये बॉन्ड आगे की तरफ जा रहा है, और ये भी L है। यहां पर आप ले लीजिए CO, यहां पर ले लीजिए Cl, ठीक है। क्या हो गया, ये क्या है, ये पूरी स्पीसीज क्या है, यस सर पूरी स्पीसीज, ये न्यूट्रल है सर, ये लिगेंड भी न्यूट्रल है सर, ये लिगेंड भी न्यूट्रल है सर, एक ही एनायन है, इसका मतलब यहां पर इरिडियम प्लस है। इरिडियम प्लस क्या होता है सर, D8 टाइप के सिस्टम होते हैं। तो सर ये क्या है, अगर मैं इनका सबका मामला देखूं तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, इरिडियम, आप न्यूट्रल एटम मेथड से चलेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन इरिडियम के और 6 इलेक्ट्रॉन यहां से, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये दोनों भी लिगेंड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये फॉस्फीन हो सकते हैं, फॉस्फी PPH3 हो सकते हैं। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे, 9 इलेक्ट्रॉन ये, कितने 15, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ये, एज पर न्यूट्रल एटम मेथड। तो ये क्या हो गया, एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज D8, और डाउन द ग्रुप अगर आप चले 4D या 5D में चले, तो फिर ऐसे में ये सब क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए अब इस पे H2 का एडिशन करते हैं, H2 का एडिशन,
ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब 18 नहीं होना चाहिए। 18 होगा तो पहले डिसोसिएट करेगा, लेकिन यहां पर ये क्या है, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसको डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड है और दूसरा स्पेस भी इसके पास अवेलेबल है। तो फिर ऐसे में ये भाग कर क्या करेगा, जोड़ लेगा H2 को जोड़ेगा। अब आप H2 को जोड़िए, H2 को आप जोड़िए। अभी आप मुझसे पूछेंगे सर ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी तो समझा दीजिए। इसकी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको सिखाऊंगा। अभी मैं दिखा दूंगा कि इसमें कौन है, इसका कौन ल्यूमो है, इनका कौन ल्यूमो है और इनका होमो कैसे बेहतरीन इंटरेक्ट करके एच के ऑक्सीडेटिव एडिशन को बहुत फेवरेबल बनाते हैं CH के कंपैरिजन में, और CH को बहुत ज्यादा फेवरेबल बनाते हैं CC के कंपैरिजन में। ये है ईज ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। यही अभी एक्सप्लेन करेंगे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे ही आप देखेंगे ना, आपको बहुत सी बातें क्लियर होने लग जाएंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते ही समझ में आ जाएगा। बस आप HH का ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें हो कैसे रही हैं, कौन ये इतनी आसानी से क्यों हो जाती है, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है और ये तो बहुत मुश्किल से होते हैं, ऐसा क्यों है, इसकी सारी चर्चाएं अभी कर लेंगे। बस एक बार आप दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, एक बार समझ लीजिए बातों को। तो जैसे ही H2 आएगा तो H2 कैसे आएगा, H2 ऐसे आएगा, ऐसे। मतलब ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, अच्छा इसको एक दूसरे उससे बनाते हैं ना। हाँ, ये वाली जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के ऐसे पैरेलल आएगा, पैरेलल। अब आप कहोगे सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं आया? परपेंडिकुलर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे में ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैप है ना, वो फेवरेबल नहीं होंगे। मैं अभी दिखाऊंगा, आप चिंता ही मत करिए। H2 पैरेलल आता है, पैरेलल इसके साथ ऐसे पैरेलल आता है, पैरेलल। जो ये आपकी Cl, यहां Cl लगा हुआ है, यहां CO लगा हुआ है, बीच में इरिडियम है, तो H2 भी ऐसे आएगा। ये एक H है, ये एक H है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। ऐसा नहीं होगा कि एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, तो ये HH बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो फिर क्या होगा, पैरेलल होगा तो ऐसे में आप ये बना लेंगे, ये बनाएंगे और ये इंटरेक्ट करेगा, अरे ये क्या हो गया, ओहो हाँ, ये इंटरेक्ट करेगा। लगता है पेंसिल की मोटाई लगता है कम हो गई थी, तो ये इस तरह से इंटरेक्ट करेगा। और जब ये इंटरेक्ट करेगा तो ये दोनों नीचे जाएंगे, ये भी नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में Cl और CO। क्या है ये याद करिए, क्या है ये सर? ये तो बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है। और जब अगर ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है तो आपने पढ़ा होगा, पाई एक्सेप्टर इक्विटोरियल प्लेन में बेहतरीन पाई इंटरेक्शन कर पाते हैं, इसलिए वो इक्विटोरियल प्लेन में रहना चाहते हैं। तो ये क्या बन गया, एक इक्विटोरियल प्लेन बन गया और एक सामने L और एक वो क्या हो गया, ये वाले क्या हो गए, एपिकल L। तो ये क्या बन गया, ये ज्योमेट्री क्या थी, स्क्वायर प्लेनर थी। ये क्या बन गई सर? ये बन गई TBP बन गई सर। ये क्या है सर? ये तो न्यूट्रल है सर, न्यूट्रल। कोई दिक्कत नहीं, अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब यहां पर भी इरिडियम प्लस ही रहेगा। फिर बदला क्या? बदला कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बदला। बस ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये आ गए इरिडियम के वैलेंस में, और अगर ये इरिडियम के वैलेंस में आ गए तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई। तो पहला खेल तो ये हुआ, समझ गए आप मेरी बात। और अब अगला स्टेप जो होगा ना, बी वाला स्टेप, यही था ए वाला स्टेप। अरे ये वही ए वाला स्टेप है, यही है वो, ये वही है। आया आपको समझ में? बस अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दरअसल अभी क्या हो रहा है, अभी ये केवल सिग्मा डोनेशन हुई है, सिग्मा इंटरेक्शन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इरिडियम है ना, ये अपने पाई सिमेट्री वाले ऑर्बिटल से पाई इंटरेक्शन करेगा। किसके साथ? इस H2 के साथ। आप कहोगे सर अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो? अरे मूर्खों, इंटरेक्शन होगी। अगर ये इंटरेक्शन नहीं हुई ना तो H2 बाइंड ही नहीं करेगा। आप बोल सकते हो कि सर ये रिएक्शन तो A पे ही छूट जाए, मतलब वो वैसा ही हो, A पे ही छूट जाए, बस सर ये ऐसे ही रह जाए सर, बस
ऐसे ही रह जाए, ऐसा ही रह जाए, बस इतने पे ही रुक जाए, ये बस इसी पर डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स पे ही रुक जाए। डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन मतलब H2 कॉम्प्लेक्स पे ही रुक जाए, आगे ना जाए। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, यहां पर यहीं पर रुक जाए, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा, यहां पर तभी रुकेगा जब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये दे नहीं सकता, इसके पास देने के लिए नहीं है। और इसके पास देने के लिए कब नहीं होते, जब ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जब मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और इलेक्ट्रॉनों के लिए मचल रहा हो। इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ नहीं है, सब गवा चुका है, सब लुटा चुका है, अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ नहीं है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और फिर ये जो लगे हुए हैं ना, ये जो इसके स्पेक्टेटर लगे हुए हैं, ये वाले जो लगे हैं, ये स्पेक्टेटर जो लगे हैं, और अगर ये भी बेहतरीन पाई एक्सेप्टर्स हैं, ये भी जबरदस्त पाई एक्सेप्टर हैं, कमाल के पाई एक्सेप्टर्स हैं, शानदार स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर अगर ये हैं, तो फिर ऐसे में मेटल पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ला देंगे। मेटल पहले ही अपनी हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भैया लुट पिट चुका है मेटल। अब मेटल के पास देने के लिए कुछ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो मेटल दे नहीं पाएगा, केवल लेगा और फिर वो रिएक्शंस यहीं रुक जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहां तो इरिडियम क्या है, यहाँ इरिडियम क्या है सर, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हम जानते हैं कि इरिडियम तो +3 में भी जबरदस्त स्टेबल होता है, ये भी इसकी एक स्टेबल हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में और ये क्या है सर, ये देने वाला है सर, ये भी देने वाला है, देने वाले हैं सर, ये तो देते जबरदस्त देंगे। और अगर ये जबरदस्त देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिकली रिच बना देंगे इरिडियम को, और इरिडियम को इनकरेज करेंगे कि भैया बैक डोनेशन कर, बैक डोनेशन, और बैक डोनेशन होंगे बैक डोनेशन। यहां पर तो नहीं हो पाया, यहां पर तो नहीं हो पाया क्योंकि इनके नेचर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है और मेटल भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फिर ऐसे में बैक डोनेशन नहीं होंगे, रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। लेकिन उस वाले केस में क्या है, इरिडियम के पास तो जबरदस्त देने वाले लगे हुए हैं, इनकरेज कर रहे हैं उसको कि ले, भर भर के दे रहे हैं तेरे को, जबरदस्त है तेरे पास, तू तो बस आगे दे अब। और ऐसे में इरिडियम देता है और खूब देता है, जबरदस्त देता है, और जैसे ही जबरदस्त देगा तो फिर होगा क्या, ये ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएंगे। देखिए क्या है, एक दूसरे के सिस ही हैं, और ऐसे के ऐसे ही बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे के अगर ऐसे ही बॉन्ड बना लिया तो भैया ये सिस ही हो गए। यहाँ पर क्या था सर, यहाँ क्लोराइड था, यहाँ क्या था सर, यहाँ CO था, यहाँ CO था, और यहाँ क्या था सर, L था। अब क्या है, इरिडियम +3 में जा चुका है। इलेक्ट्रॉन काउंट कोई बदलाव हुआ है क्या, नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है सर, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है, लेकिन अब ये ऑक्टाहेड्रल बन चुकी है, ऑक्टाहेड्रल बन गई है। तो ये था स्टेप बी, आया आपको समझ में, ये रिएक्शन आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है, और उसके स्पेक्टेटर ऑक्सिलरी लिगेंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, जो कि यहां पर चीख के कह रहे हैं कि भैया इरिडियम आगे दे, H2 से जुड़ने के लिए खूब दे उसे, तभी बेहतर जुड़ पाएगा, नहीं बेहतर नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि यहां पर ये इतने बढ़िया लेने वाले नहीं है, इतने गजब के पाई एक्सेप्टर नहीं है, ये भी पाई डोनर है। तो फिर ऐसे में अगर बेहतर जुड़ना है तो भैया वापस देना पड़ेगा। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपको बता देता हूं, H2 बेहतर तभी जुड़ता है जब उसके पास H2 जबरदस्त तभी जुड़ता है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग तभी करता है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग तभी करेगा जब मेटल फ्रेगमेंट गजब के पाई डोनर होंगे। अगर मेटल के पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, जैसे कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है देने के लिए, जैसे इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो इनके पास भेजो एक बार H2 को, इनसे मिलवाओ एक बार H2 को कह दे कि जा मिलके आ, इसके साथ जुड़ जा, इसके साथ जुड़ या फिर इसके साथ जुड़। तो H2 कहते हैं ये पागल है क्या, किससे जुड़वा रहा है मेरे को, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही दूंगी, और अगर मैं ही दूंगी तो भैया मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा भी तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मेरा भी तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला ये भी तो 104 किलो कैलोरी पर मोल वाला है, ये भी तो बहुत स्ट्रांग है, मैं क्यों दूं। तो फिर ऐसे में ये रिएक्शन नहीं होते, इसलिए H2 बेहतर तभी जुड़ती है, H2 कमाल तभी जुड़ेगी जब उसको दिखेगा कि ये बेहतरीन देने वाले हैं, ये गजब के देने वाले हैं,
इसीलिए H2 यहां पर जुड़ पा रही है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि यहां इरिडियम जबरदस्त देगा। समझ गए आप मेरी बात? उसकी बाइंडिंग स्ट्रांग तभी होगी जब उसको उसको ये एहसास होगा, उसको ये आभास होगा कि मेटल सेंटर जबरदस्त पाइड ओनर है, उसके उसके वैकेंट सिग्मा स्टार में देंगे और कमाल के इस बॉन्ड को तोड़ डालेंगे। समझ गए आप मेरी बात? तभी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो H2 की बाइंडिंग बहुत वीक होगी और थोड़ी देर बाद ही वो एस्केप कर जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएंगे। मतलब ये बनेगा और फिर वापस ये इसी में चला जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? चलते हैं अब आगे। अब अपन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से सीखना चाहेंगे कि कैसे होता है ये पूरा खेला। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया मेटल के पास क्या है, मेटल के पास क्या होने चाहिए। मेटल के पास जैसे मान लीजिए ये आपका मेटल है, ठीक है, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, ये और ये आपका मेटल है, ठीक है, आया आपको समझ में? और यहां पर क्या है, यहां पर आप ले लीजिए DXZ टाइप का ऑर्बिटल, DXZ ऑर्बिटल, ठीक है। और यहां पर आप ले लीजिए मेटल पर वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल पर वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो भरा हुआ है, DXZ भरा हुआ, और एक मेटल पर खाली, एक मेटल पर खाली, और वो है सिग्मा सिमेट्री का DZ² ऑर्बिटल। समझ गए आप मेरी बात? अब अगर अब DXZ की बात करें तो अगर Z एक्सिस ये है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख भी देता हूं, अगर Z एक्सिस ये है, X एक्सिस ये है और Y एक्सिस ये है, तो फिर ऐसे में आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप इसको इसी तरह से लीजिए, ये X एक्सिस ले लीजिए आप, इसे आप Z एक्सिस ले लीजिए, इसे आप Y एक्सिस ले लीजिए। तो फिर ये वाला क्या हो गया, ये तो हो गया, ये तो इस तरह से पॉइंट ऊपर कर रहा है। और अगर इसकी बात करूं, इस एक्सिस के अलोंग बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा DXZ ऑर्बिटल, और उस एक्सिस की बात करूं तो क्या हो जाएगा DYZ ऑर्बिटल। और अगर इस प्लेन की बात करूं तो प्लेन में कौन से D ऑर्बिटल हो जाएंगे, DXY ऑर्बिटल। तो फिर ऐसे में अगर H2 आ रहा है, H2 इंटरैक्ट करने के लिए आ रहा है, तो H2 क्या करेगा। अच्छा, इसकी अगर चर्चा करेंगे तो इसमें वो ऑर्बिटल कैसे हो गया, उसमें ऑर्बिटल हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही होगा। अरे यही तो होता है यार, यही तो होता है। अब ऑर्बिटल भी बनाना सिखाऊं क्या? ये लीजिए आप, इनको आप गाढ़ा कर दीजिए। ओहो, ये तो सेम फेज में होते हैं, वैसे ये भी सेम फेज में होंगे, ऐसे ही है। अरे ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, यही है। अब ये ऑर्बिटल किसके, इस MLL के इस एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है DXZ ऑर्बिटल, और ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, प्लेन के परपेंडिकुलर, DZ² प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। और वो कैसे पड़े हुए हैं, अगर ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ये वाले ऐसे हैं अगर, अरे ऐसे ही तो है, एक एक्सिस उधर जा रही है, एक एक्सिस उधर जा रही है, एक एक्सिस इधर जा रही है, एक एक्सिस इधर जा रही है, तो फिर ये ऐसे हो गए, ऐसे और ऐसे। आए आपको समझ में? तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब चलिए चर्चाएं करते हैं। ये क्या हो गया, ये तो हो गया मेटल का खेल, ये तो मेटल का खेल हो गया। अब अपन बात करते हैं H2 की। तो H2 क्या है सर, H2 है ना, H2 उसके पास भी दो तरह के ऑर्बिटल है। एक तो उसके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा, और सर एक उसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसको आप यहां बना लीजिए। एक उसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इस तरह का। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल सिमिट्री देखनी है, सिमिट्री मैच करवानी है। ये क्या है, ये क्या है सर, ये H2 का होमो है, होमो। और ये क्या है सर, ये मेटल फ्रेगमेंट का, ये मेटल फ्रेगमेंट का, आप स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं इसे, लेकिन चलिए मैं इसे मेटल फ्रेगमेंट लिख रहा हूं। तो मेटल फ्रेगमेंट का ये क्या है सर, ये ल्यूमो है। और ये क्या है सर, ये होमो है, होमो। तो यहां पर क्या है सर, यहां इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, होमो में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्योंकि ये तो क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा। और ये क्या है सर, ये H2 का ल्यूमो है, H2 का ल्यूमो है सर, ये ल्यूमो। अरे इंटरेक्शन सिखा रहा हूं, किस किस ऑर्बिटल की इंटरेक्शन कब बेहतर हो पाती है और क्यों ये पैरेलल अप्रोच ही करते हैं। अरे मैंने कहा था ना यार, अरे मूर्ख, मैंने ये कहा था ना, मैंने कहा था ना ये कि ये ऐसे है, ऐसे। तो अगर H2 अप्रोच करेगी तो H2 का मोड ऑफ अप्रोच क्या होगा, मोड ऑफ अप्रोच H2 का क्या होगा, इस एक्सिस के पैरेलल होगा, इस एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर इस एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो इस एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर उस एक्सिस के पैरेलल होगा।
लेकिन कभी भी मेटल पर H2 का अप्रोच इस तरह से तो नहीं होगा। इस तरह से, किस तरह से? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये अप्रोच तो नहीं होगी। ये अप्रोच हो सकती है, ये अप्रोच चलेगी चलेगी चलेगी, लेकिन ये अप्रोच नहीं चलेगी। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर अप्रोच है, परपेंडिकुलर अप्रोच है। और ये क्या है? पैरेलल अप्रोच है। तो मैं वही दिखाने जा रहा हूं कि पैरेलल अप्रोच में ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैसे होती है और किस तरह से H2 के ऑक्सीडेटिव एडिशन ज्यादा फेसाइल हैं, ज्यादा रीडली हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत स्मूथली हो जाते हैं CH के कंपैरिजन में या CC के कंपैरिजन में। वही तो चर्चा कर रहे हैं यार। अब आप मुझे बताइए किसकी सिमेट्री मैच कर रही है, किसकी सिमेट्री मैच कर रही है? सर ये आएगा ना, ये आएगा और इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ, क्योंकि ये होमो है, ये होमो है सिग्मा सिमेट्री का, और सर ये ल्यूमो है सिग्मा ही सिमेट्री का। ओहो हो सर ये ल्यूमो है पाई सिमेट्री का, और सर ये होमो है मेटल का, ये भी पाई सिमेट्री का है। चलिए इंटरेक्शन करवाते हैं इंटरेक्शन। इनकी इंटरेक्शन होगी तो यहां पर आप इसे कैसे लिखेंगे? यहां पर इसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे लिख दूंगा, ये खाली पड़ा है, इट इज खाली। समझ गए आप मेरी बात? तो इंटरेक्शन करवाइए। तो जैसे आप इंटरेक्शन करवाएंगे तो ये यहां से ऐसे इंटरेक्ट कर जाएगा, करेगा ऐसे, और फिर ये कैसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा सर? ये ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये और इन फेज में ये, और ये जबरदस्त स्पेरिकल नेचर के, स्पेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबरदस्त इंटरेक्शन करेगी, जबरदस्त बॉन्ड बनेगा, मजा ही आ जाएगा। ये क्या हो गए? ये बॉन्डिंग हो गए, एक मेटल H का बॉन्डिंग हो गया। ये आया आपको समझ में? अब दूसरा क्या खेल है? इसी का काउंटर पार्ट एक और बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेंगे ही ना भाई। ये बन गया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कैसा दिखेगा? हाउ द एंटी बॉन्डिंग लुक्स लाइक? कुछ नहीं है सर कुछ नहीं है सर। अरे सर कुछ तो नहीं है ना, आप तो सर बेवजह कर रहे हैं सर। ये देखिए ऐसा होगा, ऐसा, ये तो फेज में होंगे और ये आउट ऑफ फेज होगा। दिस इज आउट ऑफ फेज, दिस इज आउट ऑफ फेज, ये आउट ऑफ फेज होगा। तो फिर ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। आए आपको समझ में? ठीक है, ऐसे इसका भी आप इंटरेक्शन करवा लेंगे, इसका भी आप इंटरेक्शन करवा लेंगे, और इसका इंटरेक्शन करवाएंगे तो ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, ये यहां कहीं आएगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि पाई इंटरेक्शन है ये पाई इंटरेक्शन थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, और थोड़ा सा ही क्या होगा? डीस्टेबलाइज होगा, मतलब थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहां कहीं, और ऐसे करके ये भी बन जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? ये दूसरे वाला कैसा दिखेगा? सर कैसा भी नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये तो ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये रहा, और वहां पर वो गोलाकार दोनों भाई ये रहे। तो फिर ऐसे में ये यहां देगा, इंटरेक्शन होगी। समझ गए आप मेरी बात? तो अगर आपसे मैं पूछ लूं, बताइए MOT के मुताबिक जो आप इस तरह का खेल कर रहे थे, याद करो, जो इस तरह का खेल कर रहे हो, H2 बना रहे हो, MOT के मुताबिक ये वाला H बॉन्ड और ये वाला H बॉन्ड क्या दोनों आइसो एनर्जेटिक है क्या? इक्वलेंट है क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं सर। देखिए सर, ये वाला जो है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कुछ और एनर्जी रखता है, और ये वाला दूसरे वाला बॉन्ड कुछ और एनर्जी रखता है। एक लो एनर्जी का, एक हाई एनर्जी का है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि लो एनर्जी वाला कौन सा MH है या हाई एनर्जी वाला कौन सा MH है, तो ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये MO है, और MO डीलोकलाइज हो सकते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। तो फिर ऐसे में मल्टी सेंटर्ड होते हैं ये। तो फिर आप किसी पर्टिकुलर MH बॉन्ड को किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, बस यहां देखकर आप ये बता सकते हैं कि दोनों जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, वो डीलोकलाइज हैं, लेकिन अलग अलग एनर्जी के हैं। दोनों ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हैं। मेटल फ्रेगमेंट, हाइड्रोजन तीनों पर डीलोकलाइज है, 3 सेंटर्ड है, डीलोकलाइज्ड है। आप
किसी एक पर्टिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल को एक पर्टिकुलर एमएच बॉन्ड के साथ रिलेट नहीं कर सकते। दोनों ही डिलोकलाइज हैं, लेकिन दोनों की ही एनर्जी अलग अलग है। आया आपको समझ में? तो ये खेल कब हो पाया? ये खेल, ये इंटरेक्शन वाला खेल कब हो पाया? अच्छा ये वापस करो ना यार। हाँ ये वाला, ये खेल, ये बेहतरीन ओवरलैप, ये फेवरेबल ओवरलैप कब हो पाई? जब H2 पैरेलल ओरिएंटेशन में था, पैरेलल था, पैरेलल। अगर वो परपेंडिकुलर होता तो भैया नहीं हो पाता, फिर तो खेल नहीं हो सकता था, फिर खेल नहीं होता। फिर तो बस ऐसा होता कि यहां पर एंटी बॉन्डिंग होता, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले दूर होते। देखो अरे अरे ये देख, बॉन्डिंग वाले वैकेंट से बहुत दूर होते, तो ये नहीं हो पाती, ये फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं हो पाती। अरे ये बॉन्डिंग है इस वैकेंट में देगा, ये बॉन्डिंग है इस वैकेंट डीजेड स्क्वायर में देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग वाला यहां कहीं है और वैकेंट लोब यहां कहीं है, इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती, ओवरलैप ही नहीं हो पा रहा। और एंटी बॉन्डिंग की अगर चर्चा करें, एंटी बॉन्डिंग वाली अगर बात करें, तो एंटी बॉन्डिंग क्या है? एंटी बॉन्डिंग यहां कहीं है, और एंटी बॉन्डिंग क्या है? ये एंटी बॉन्डिंग और ये वाला, तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है सर? ये वाला जो है ना, इसके साथ तो बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ एंटी बॉन्डिंग करेगा, तो ये भी एक फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ना ही होमो के साथ बेहतरीन इंटरेक्शन हो पाती है परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में, और ना ही एंटी बॉन्डिंग के साथ, लूमो के साथ बेहतरीन इंटरेक्शन हो पाती है। तो फिर ऐसे में ये परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं आते, पैरेलल आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो दोस्तों चलते हैं आगे। अभी तक अपन ने किन की चर्चा की? अभी तक हमने मेटल फ्रेगमेंट की H2 के साथ चर्चा की, इसके साथ चर्चाएं हुई हैं, जिसमें बना क्या सर? दो MH बॉन्ड बन गए, और ये MH बॉन्ड जो होते हैं ना, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होते हैं, कमाल की स्ट्रेंथ रखते हैं। MH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं MC बॉन्ड से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। अरे अगर मैं HH बॉन्ड की बात करूं, HH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, तो 104 किलो जूल है, किलो कैलोरी है। और अगर CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, तो 105 किलो कैलोरी पर मोल है। तो फिर कोई अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 1 किलो कैलोरी पर मोल का अंतर है, तो ये कोई बड़ा अंतर नहीं है, ये नेग्लिजिबल अंतर है। लेकिन अगर मैं इनकी चर्चा करूं ना, मेटल के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड और मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड, तो ये भयंकर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होते हैं, कमाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर डाउन द ग्रुप चले तो ये इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, MH बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसकी भी बढ़ेगी, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो फिर ऐसे में H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन CH के रिस्पेक्ट में थर्मोडायनेमिकली भी ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। इस MH बॉन्ड की 2 MH बॉन्ड बनेंगे, और एक MC बॉन्ड बनेगा, एक MH बॉन्ड बनेगा। तो MC बॉन्ड क्योंकि वीकर है, तो MC बॉन्ड उतनी बॉन्ड एसोसिएशन, उतनी बॉन्ड एनर्जी नहीं गेन कर पाएगा जितना एक MH कर पाता। इसलिए थर्मोडायनेमिकली भी ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए ज्यादा मरा जाता है, ज्यादा फेवरेबल होता है, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन ज्यादा आसानी से हो जाता है, इजियर होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग MH बॉन्ड बनाते हैं प्रोडक्ट में, बजाय वीक MC बॉन्ड के। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? चलिए ये तो एक क्राइटेरिया था, अगले क्राइटेरिया की चर्चा करते हैं, दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको समझ में आ गई। हमेशा क्या होगा? हमेशा स्टीरियो की अगर बात करूं तो स्टीरियो क्या होगा सर? हमेशा ही सिस एडिशन होंगे यहां, तो क्योंकि ये क्या होता है? ये कंसर्टेड 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट से चलती है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट से चलती है, और ऐसे में एक ही चारा रहता है, एक ही चारा है। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? दोनों साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं तो सिस में ही जुड़ सकते हैं। आई आपको मेरी बातें समझ में? मेरी बातें आपको समझ में आई? चलिए दोस्तों अब और चर्चाएं करते हैं। अब मैं बात करता हूं, अभी तक अपन ने बात की मेटल फ्रेगमेंट पे H2 के एडिशन की, अब अपन बात करेंगे CH के एडिशन की, इसके एडिशन की, और फिर CC के एडिशन की। और यहीं से आपको याद आएगा एगोस्टिक इंटरेक्शन भी तो होती है। लेकिन दोस्तों एगोस्टिक इंटरेक्शन मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, यहां पर इसका विषय नहीं है।
क्यों नहीं करूंगा चर्चा? क्योंकि ये एक अलग ही चर्चा है और इसके लिए मैं एक क्लास और लूंगा, इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूंगा। ये एक पूरी एक क्लास का लेक्चर है, वन या 2 आवर का लेक्चर है इसका, तो इसका पूरा 2 आवर का लेक्चर है। इसको भी अपन एमओटी से ही सीखेंगे और मैं बताऊंगा कहां पर एगोस्टिक इंटरेक्शन होते हैं, बेंडिंग क्यों हो जाती है, कब फेवरेबल होती है, कब फेवरेबल नहीं होती है। एगोस्टिक इंटरेक्शन सीएच का, जिसे आप इंट्रामोलिकुलर इंट्रा सीएच एक्टिवेशन भी कहते हैं, इंट्रा सीएच एक्टिवेशन भी कहते हैं, या इंट्रा सीएच ऑक्सीडेटिव एडिशन भी कहते हैं। एगोस्टिक इंटरेक्शन में इसको पूरा खेलेंगे, जबरदस्त खेलेंगे, अभी भी खेलेंगे, लेकिन एगोस्टिक इंटरेक्शन में पूरा लेक्चर लूंगा इसका, एक पूरे 2 घंटे का, एक अलग ही क्लास बनेगी उसकी। वो ऑक्सीडेटिव एडिशन में नहीं पढ़ेंगे अपन, उसको अलग से पढ़ेंगे, और जब इसका अगला तीसरा मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, चौथी क्लास फिर इसी की होगी, इस एगोस्टिक इंटरेक्शन की, इसी की चर्चाएं करेंगे एमओटी के जरिए। चलिए इसकी बात करते हैं, सीएच की बात करते हैं। तो अगर मैं सीएच की चर्चा करूं तो यहां पर भी कुछ नहीं करना, मेटल फ्रेगमेंट है, सीएच के साथ जुड़ने आ रहा है, सीएच के साथ जुड़ रहा है, तो फिर ऐसे में आपको कुछ नहीं देखना। आप अगर एमओटी से जानना चाहते हैं तो एमओटी से आप सीएच बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं सर? ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया सर सी और ये हो गया सर एच। बोलो यार, यही होगा? अरे यही तो होगा, ये सर, ये तो हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सर ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, सर इट इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग में भी कुछ नहीं करना, बस ये है। तो ये क्या हो गया सर? सी एच बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग, और ये सिग्मा स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है। यही है, इंटरेक्ट करने आएगा किसके साथ? मेटल फ्रेगमेंट के साथ, मेटल के साथ इंटरेक्ट करने आएगा। भैया दिखाओ फिर से दिखा दीजिए। अब यहां पर मैं वैसा वाला वो सब नहीं बना रहा, सिंपल मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप अब ओवरलैप देखिए, ओवरलैप कितनी फेवरेबल है। ओवरलैप अब आप देखिए, ओवरलैप को आप एनालाइज करिए, अब क्या हो रहा है सर? इनके जो है ना, इनके नॉन स्पेरिकल नेचर, इनके नॉन स्पेरिकल नेचर क्या करते हैं? इनके नॉन स्पेरिकल नेचर है। अरे डिस्टॉर्टेड है ना यार ये, इस तरह से। वहां पर क्या था? दोनों एच थे, एक जैसे थे, स्पेरिकल थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम पूरी तरह से स्पेरिकली सिमेट्रिकल थी, जबरदस्त ओवरलैप के लिए जा रही थी। तो पहली बात तो ये क्या है सर? ये sp3 है, दिस इज sp3 है, तो इधर डायरेक्टेड है, एक तो इसमें डायरेक्शनल का लफड़ा हो गया, sp3 है, डायरेक्टेड है, एक तो डायरेक्शन का लफड़ा है, डायरेक्टेड अवे, एक तो अवे डायरेक्टेड है, और दूसरा डिस्टॉर्टेड है, मतलब नॉन स्पेरिकल है, तो ये जो दोनों चीजें है ना, वो क्या करेंगी? वो इस ओवरलैप को ये जो ओवरलैप है ना, ये इस ओवरलैप को लेस फेवरेबल बना देंगी, लेस फेवरेबल किसके रिस्पेक्ट में? H2 के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू H2। तो ये क्या हो रहा है सर? ये होमो है, सर ये ल्यूमो है, सर ये dz² ल्यूमो है, और ये CH का बॉन्डिंग होमो है। तो ये इसको बेकार दे रहा है, बर्बाद दे रहा है। तो फिर ऐसे में, क्योंकि ओवरलैप बर्बाद है, ओवरलैप किसी काम की नहीं है, बहुत कम काम की है, तो फिर ऐसे में CH एक बर्बाद डोनर है, वीक सिग्मा डोनर है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू H2। और साथ में अगर ऐसा है तो फिर इसका एंटी बॉन्डिंग काउंटरपार्ट भी तो होगा, और एंटी बॉन्डिंग काउंटरपार्ट भी बर्बाद है, बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो गया है। क्या हो गया है सर? बर्बाद हो चुका है। तो ये यहां पर ओवरलैप ना क्योंकि यहां केवल यही नहीं है ना, दुनिया में केवल यही तो नहीं है ना, इसके साथ और भी तो इसके लफड़ेबाज दोस्त हैं, इसके साथ और भी तो इसके 3 लफड़ेबाज दोस्त हैं, और वो जो 3 लफड़ेबाज दोस्त यहां जुड़ेंगे, ये जो 3 लफड़ेबाज और हैं इसके साथ जो और है वो आवारागर्दी वाले, ये जो और R1 R2 R3 है, ये जो है ये क्या करेंगे?
ये इसको पास ही नहीं आने देंगे। ये क्या लगाएंगे सर, स्टेरिक, ओहो स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे और पास ही नहीं आने देंगे। एक तो इसका ही मूड नहीं है, एक तो यही नॉन स्पेरिकल नेचर के, अनस्पेरिकल नेचर के, पहली बात। और दूसरा 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 ये डायरेक्टेड इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्टेड है क्योंकि पी करेक्टर है इसमें। और तीसरा इसके ये लफड़ेबाज दोस्त। तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, इस इंटरेक्शन को बर्बाद ही कर डालेंगे, बेहद वीक कर डालेंगे। मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, वो तो हो नहीं पाया, वो तो हो ही नहीं पाया। CH की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट dz स्क्वायर में नहीं आ पाई, और दूसरा ये भी नहीं जा पाएगी क्योंकि इसके लफड़ेबाज दोस्त भी है। और दूसरा जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना जिसमें देना है, वो तो कहीं और ही मुंह मार रहा है। अरे वो तो कहीं और ही मुंह मार रहा है। स्पेरिकल के केस में क्या था, इक्वली अवेलेबल है, हर डायरेक्शन में इक्वली अवेलेबल है। अरे ओमिनी डायरेक्शनल होते हैं ना एस ऑर्बिटल, तो हर डायरेक्शन में बराबर अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये इस डायरेक्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ऐसे में ओवरलैप और बर्बाद हो गए। तो इसीलिए CH एक वीक पाई एक्सेप्टर होता है, पाई एक्सेप्टर होता है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू H2। तो फिर ऐसे में ना ही CH डोनेशन बढ़िया हो पाई, ना ही CH डोनेशन मेटल को बढ़िया है, बर्बाद है, बकवास है, ये भी बकवास है, ये भी बकवास है, और ना ही मेटल इसको दे पाया, ये भी बकवास है। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इनके ऑक्सीडेटिव एडिशन H2 के रिस्पेक्ट में बेहद बर्बाद हो जाते हैं। आया आपको समझ में, ये अपन डायग्राम से भी समझ गए, ये अपन इससे भी समझ गए। और अगर मैं इसके तीसरे भाई की चर्चा कर लूं, तीसरा भाई जो इसका है, जहां पर हम CC की ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात कर रहे हैं मेटल फ्रेगमेंट पर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो सर यहां तो और भी लफड़े हैं, सर यहां तो और ही लफड़े हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये पूरी तरह से इस तरफ डायरेक्टेड है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसे में अगर मेटल यहां आ जाए अपना वैकेंट लेकर, तो ये कहता भैया वैकेंट ही रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, वैकेंट पड़ा रहे। समझ गए आप मेरी बात। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर H था, H, और H पर तो कोई कुछ नहीं लगा, H पर तो कोई लिगेंड नहीं है, नो लिगेंड। तो फिर ये क्या था, ये फिर भी मेटल के पास आ सकता था, ये वाला एंड मेटल के पास आ सकता था, यहाँ तो स्टेरिक इंटरेक्शन जैसा कुछ नहीं है। लेकिन CC में क्या हो जाएगा, CC में इसके लफड़ेबाज दोस्त भी होंगे और इसके लफड़ेबाज दोस्त भी होंगे। तो फिर भैया ऐसे में ना ही ये मेटल को पास आने देगा, और ना ही ये मेटल को पास आने देगा। और sp3 वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भैया आप जान ही रहे हैं, वो तो आपस में एक दूसरे की तरफ ही डायरेक्टेड है, वो तो ऐसे ही है, ऐसे ऑर्बिटल का एक बड़ा लोब इनके बीच में फोकस कर रहा है, यहां पर नहीं है। अरे मेटल तो यहां पर है ना, तो मेटल का dz स्क्वायर तो यहां पर है ना, तो यहां पर आना चाहिए ना उसे, तो इस तरफ अगर वो डायरेक्टेड होगा तभी बेहतरीन ओवरलैप हो पाएगी, लेकिन वो तो यहां डायरेक्टेड है। तो फिर भैया ऐसे में ये वाली ओवरलैप तो और बर्बाद हो जाती है, ये ओवरलैप और बकवास है, और बर्बाद है। तो फिर ऐसे में इनकी सबकी वजह कौन है, सबसे पहला तो डायरेक्टेड लोब्स अवे फ्रॉम मेटल फ्रेगमेंट ऑर्बिटल्स, मतलब होमोल्यूमो से जो CC के जो लोब है ना, वो अवे डायरेक्टेड है, दूर और ही कहीं, वो तो और कहीं मुंह मार रहे हैं, वो कहीं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेटल का यहां प्रोजेक्ट कर रहा है, वो कहीं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समझ गया आप मेरी बात, वो उसकी तरफ प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अरे मेटल यहां प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसको भी ऐसे देखना चाहिए ना मेटल को यार, तभी तो ओवरलैप होगा। वो देख ही नहीं रहा उसको यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात। दूसरा नॉन स्पेरिकल नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और तीसरा, या फिर आप इसे कहिए सिग्मा और सिग्मा स्टार एमोज। और तीसरा क्या है, तीसरा स्टेरिक क्लैश एट कार्बन पर स्टेरिक क्लैश। इसके लफड़ेबाज दोस्त इसको बिल्कुल पास नहीं आने देंगे। तो फिर ऐसे में इस CC का तो और बर्बाद हो जाएगा। तो फिर आप तुरंत मुझसे पूछ लेंगे, ओहो तो CC का अगर इतना बर्बाद हो जाएगा तो क्या कभी होगा भी या फिर नहीं होगा, क्या बता रहा है ये? अबे ये सब तू कह रहा है कि इतने खराब है, अगर ये इतने ही खराब है तो फिर ये होंगे भी दुनिया में या नहीं होंगे? होंगे दोस्तों, होंगे, लेकिन तब होंगे जब ये बॉन्ड
इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है सर? इस पूरी प्रोसेस में ये दे रहा है मेटल को, और मेटल इसको दे रहा है वापस इसमें। तो हो क्या रहा है? ये दे रहा है, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसकी बॉन्डिंग सीसी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब पूरी प्रोसेस में सीसी बॉन्ड का टूटना हो रहा है, और सीसी बॉन्ड का टूटना उतना ही मुश्किल होगा जितना वो स्ट्रांग होगा, लेकिन उतना आसान भी हो जाएगा अगर ये वीक हो जाए। मतलब इस पूरी प्रोसेस में सीसी बॉन्ड टूट रहे हैं। अगर सीसी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आसानी से नहीं टूटेंगे, प्रोसेस काइनेटिकली बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि ओवरलैप बहुत बर्बाद है, स्टेरिक क्लैश है, अवे डायरेक्टेड है। तो फिर ऐसे में काइनेटिकली सीसी बॉन्ड का या सीएच बॉन्ड का मेटल फ्रेगमेंट पर ऑक्सीडेटिव एडिशन बेहद स्लो होता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में सीसी बॉन्ड का टूटना ही हो रहा है, और अगर ये सीसी बॉन्ड ऑलरेडी बहुत वीक हो जाए, इससे मेरा कहां इशारा है? ऑलरेडी बहुत वीक है, बेहद वीक सीसी बॉन्ड है। तो यहां से मेरा कहां इशारा है? यहां से मेरा इशारा कहां है? ये जरूर रिंग का हिस्सा है, स्ट्रेन्ड रिंग का हिस्सा हो जाए, रिंग का पार्ट हो जाए। तो फिर ऐसे में आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी सीसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो फिर खेल हो सकता है। तो फिर ऐसे में वो सीसी बॉन्ड जो स्ट्रेन्ड रिंग का हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ये है, ये जैसे मान लीजिए ये क्या था? ये था साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन में भी ये 2 हाइड्रोजन थे और ये 2 हाइड्रोजन थे, और इनको भी इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा के, इन दोनों हाइड्रोजन्स को इलिमिनेट करके एक यहां पर ब्रिज बॉन्ड बना दिया। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड सर ये 60 डिग्री ये डिमांड करता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री डिमांड करता है, ये भी 60 डिग्री डिमांड करता है। तो ऐसे में ये बहुत वीक हो जाएंगे, ये ओवरलैप बहुत बकवास हो जाएंगे, और ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाएंगे। ये स्ट्रेन्ड रिंग है, और अगर ये स्ट्रेन्ड रिंग है, अगर ये मेटल फ्रेगमेंट के कांटेक्ट में आ गई, तो फिर अब ये मेटल से, क्योंकि ये बहुत बकवास बॉन्ड है, बहुत वीक बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो sp3 है ना, ये एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा अवे है, और अगर अवे है तो अवे, मैं तो यही चाहता हूं ना कि अवे ही रहे, तभी तो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। अरे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही है, और अगर ऐसे ही है तो इनके बीच में वीक ओवरलैप है, और अगर इनके बीच में वीक ओवरलैप और नीचे से मेटल का ल्यूमो आ गया, तो भैया ये दे देंगे उस मेटल के ल्यूमो में, और फिर ये चले जाएंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी आप लिख लीजिए उस बेहतरीन एग्जांपल को। ये लीजिए, मैं दे देता हूं आपको एग्जांपल। ये लीजिए, प्लेटिनम का है PPH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर है ये इथेन ही है, हाँ इथेन है, इथेन। और फिर है यही वाला खेल, ओहो, ये क्या है? ये इथेन निकल के बाहर, इथीन निकल के बाहर कूद जाएगी, और बनेगा क्या? अच्छा, इसमें आप PPH3 नहीं है यार, मुझे चीजें थोड़ी याद नहीं रहती आजकल, थोड़ा मेमोरी का लफड़ा हो चुका है क्या? ये है Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ले देखे प्लेटिनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है यही। और ये क्या है सर? ये तो बेहद वीक है, और अगर ये बेहद वीक है तो प्लेटिनम अब क्या करेगा? प्लेटिनम इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या है? ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ऐसे में ये ऐसे करके और ये बनेगा, ये इस तरह का खेल। या इसको आप कैसे बनाएंगे? इसी तरीके से बनाएंगे, रुक जाओ मैं दिखा देता हूं कैसे बनेगा। ये ऐसे और ये ऐसे, इसको इस लाइन को थोड़ा ढंग से बनाऊं सो दैट आपको ये ना लगे कि काफी बॉन्ड बन गए यहाँ। तो समझ गए आप मेरी बात? तो ये क्या हो गई? ये 4 वाली रिंग हो गई, 4 वाली रिंग, 1 2 3
यार तो ये क्या होगा, 1 और 3 से ये अटैच हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना यार, इसके बीच में तो मेटल घुसेगा, इसका ही तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है 1 और 3 और बॉन्ड का ही तो ये वीक है, इसी का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, इसी पर ये मेटल घुस रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 3 2 4। आया आपको समझ में, 1 और 3 के बीच में मेटल घुस जाएगा, और यहां पर ये क्या है, यहां पर ये Cl2 रहेंगे, यहां पर ये Cl2 का खेल रहेगा कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद दोस्तों ये एक पॉलीमर बनता है, ये एक पॉलीमर टाइप का है, फिर उसके बाद आप पिरिडीन डालते हैं 2 इक्विवेलेंट, और फिर यहां से ये ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्पीसीज बनती है, ठीक है, पिरिडीन पिरिडीन, और वही खेल, ठीक है, ठीक है, ये बनेगी, ये स्पीसीज बनेगी। तो इसमें आपने देख लिया कि स्ट्रेंड सीसी रिंग का ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, आया आपको समझ में, लेकिन ये लेस फेवरेबल होता है CH के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने बताया था MH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं MC बॉन्ड से, तो फिर ऐसे में अगर मैं इनकी बात करूं, ये वाले जो प्रोडक्ट होंगे, ये वाले प्रोडक्ट ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होंगे किन प्रोडक्ट से, इन प्रोडक्ट से, एक C और एक H से, इससे थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और ये ज्यादा स्टेबल होंगे इनसे। समझ गए आप मेरी बात, जहां पर 2 MC बॉन्ड है, आया आपको समझ में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब और चर्चाएं करते हैं, जितना भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है, देखिए मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड टूटना तो बहुत आसान सी बात है, बॉन्ड टूटना एक आसान सी चीज है, लेकिन उसका भी एक ऑर्डर है, CH एक्टिवेशन का ऑर्डर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ CH एक्टिवेशन। जैसे आपके पास मान लीजिए अराइल का CH आ गया, या 2 डिग्री CH आ गया, या 3 डिग्री CH आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, प्राइमरी CH आ गया, तो फिर उनका ऑर्डर क्या होगा, किसमें रेट सबसे फास्ट होंगे, किसमें स्लो होंगे। चलिए इसकी भी चर्चा मैं लिख देता हूं आपको, ऑर्डर ऑफ CH एक्टिवेशन, ठीक है, एंड देयर रेट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले आता है अराइल या विनाइल का, इनका CH sp2CH, सबसे ऊपर ये आते हैं, सबसे फास्ट होते हैं ये सबसे फास्ट होंगे। फिर आता है 1 डिग्री sp3CH, ठीक है। फिर आता है 2 डिग्री sp3CH, होना ही है, आना ही है। अरे 1 डिग्री में क्या है, एक कार्बन लगा हुआ है इसके साथ, और एक कार्बन लगा हुआ है, तो फिर से वही उसके लफड़ेबाज दोस्त नहीं करने देंगे ओवरलैप। और फिर आता है 3 डिग्री sp3CH, और सबसे स्लो जो होगा वो होगा 1 डिग्री sp3 अलाइल या बेंजाइल CH। समझ गए आप मेरी बात। अरे ये वाले यार, अब इसमें भी बताना पड़ेगा क्या कि ये sp3 है, अरे ये sp3 है, ये भी बताना पड़ेगा क्या। अब समझ गए आप मेरी बात। तो ये है, ये ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है CH का एज पर इट्स नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड ऑन इट्स 1 डिग्री 2 डिग्री वेदर 4 डिग्री वेदर 3 डिग्री और अराइल और अलाइल। समझ में आया आपको, ये इसका खेल होगा। तो नीचे से आपको ये समझ में आ रहा होगा, इन सब से ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री बहुत आसान है, क्योंकि ये CH बहुत आसानी से मेटल को अप्रोच कर ले जाते हैं। जबकि अगर 2 डिग्री हो जाए तो फिर ये वाला कार्बन लफड़ा करेगा इसके साथ। बोलो यार, ये वाला कार्बन भी लफड़ा करेगा इसके साथ। ये पीछे की तरफ नहीं है, ये इस तरफ है, इस तरफ ऐसे, तो ये भी लफड़ा करेगा, दोनों लफड़ा करेंगे। तो फिर ऐसे, और मेटल के पास भी तो है ये ऑक्सिलरी, ये भी तो लफड़ा करेंगे इनके साथ। समझ आया आपको। तो ये वाला पूरा खेल है स्टेरिक क्लैश, स्टेरिक कंजेशन के पर्सपेक्टिव से आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा भी है दोस्तों, जहां पर ये वाले जो है ना, ये वाले, इनका नहीं होता, इनका खेल नहीं चलता, इनसे पहले उनका खेल चल जाता है। इनका मतलब 3 डिग्री वाले जो है ना, 3 डिग्री वाले वो पहले CH ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए चले जाते हैं अराइल के रिस्पेक्ट में। अराइल नहीं जाता, उससे पहले 3 डिग्री वाले CH चले जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मेटल पर
अराइल है, लेकिन साथ में अल्काइल जो है ना, ये 3 डिग्री अल्काइल है, तो होगा क्या? इस सीक्वेंस से आप क्या समझ रहे हैं कि अराइल का CH एक्टिवेशन होना चाहिए, लेकिन हो जाता है इसका, क्योंकि ये जो है ना, ये इतने बड़े हो गए हैं, इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं कि मेटल स्टेरिकली कंजेस्टेड हो गया है। इनके साथ जो और लगे हुए हैं ना, मतलब इनके बीच में ऑक्सिलरी और इनके बीच में जबरदस्त स्टेरिक इंटरेक्शन है, और ये स्टेरिक इंटरेक्शन इसकी रिलीफ के लिए, इस स्टेरिक क्राउडिंग की रिलीफ के लिए दरअसल इसका CH एक्टिवेशन हो जाता है, इसका नहीं होता। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं अभी, और ये सवाल आया भी है इस बार के गेट के एग्जाम में। इस तरह का सवाल आया है, एक इस तरह का एग्जांपल मैं भी आपको देता हूं। ऐसा सवाल आया है ना इस बार गेट में, मैं इसका आपको एग्जांपल भी देता हूं। आप इसका एग्जांपल लीजिए, इसका आप एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल इसका एक जबरदस्त एग्जांपल है, PPH3 होल टू प्लेटिनम, ठीक है। ये वाला खेल है, ये है दरअसल असली खेल, ये वाला खेल है। अब ये क्या है सर? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, टर्शरी ब्यूटाइल, सर टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री है, बिल्कुल 3 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसने क्या कर रखा है? इसने यहां पर इस मेटल के अराउंड बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रखी है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा क्या? ऐसे में अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इस फॉस्फोरस से लगा हुआ एराइल है, बेंजीन रिंग है, एराइल है, जिसे आप फॉस्फोरस से लगी हुई बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। और बेंजीन रिंग है तो यहां पर ये H भी है, ये CH भी है, जो कि आप ऑर्थोमेटलेशन के लिए भी जानते हैं। ऑर्थोमेटलेशन, साइक्लोमेटलेशन के लिए भी आप बोलते हैं कि साइक्लोमेटलेशन हो जाएगा सर, साइक्लोमेटलेशन होगा सर, इस एराइल CH का होना चाहिए सर। लेकिन दोस्तों इस केस में अराइल भी है, और यहां पर ये 3 डिग्री वाले भी हैं, क्योंकि यहां पर इनके बीच में क्या है? इनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग जबरदस्त है, स्टेरिक क्राउडिंग है, और इस स्टेरिक क्राउडिंग से मेटल को निजात पानी है। तो फिर ऐसे में मेटल क्या करता है? ऐसे में मेटल खेल लेता है। ऐसे में मेटल कहता है, ये आखिरी एग्जांपल है, इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। इसमें एक चीज और बताऊंगा, बस इसको खत्म करेंगे। इससे निजात पाने के लिए मेटल क्या करता है? मेटल क्या करता है भाई? इससे निजात पाने के लिए मेटल दरअसल इस CH बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाता है, इस CH बॉन्ड का। कह रहा था ना मैं कह रहा था ना कि यहां पर क्या होगा? यहां पर ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, और इन बड़े बड़े ग्रुप्स में इस CH का ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रायोरिटी पर होता है अराइल के रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखिए, इसका जैसे ही आप करेंगे, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे करेंगे, तो ये वाला कार्बन इस मेटल से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अरे CH का अगर आप करेंगे तो ये वाला जो है ना, ये मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी मेटल के साथ जुड़ जाएगा। अरे CH का ही तो हो रहा है ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH बॉन्ड ये टूट जाएगा, और ये कार्बन डायरेक्ट इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो जोड़िए, जोड़ दीजिए। सर जुड़ गया, सर जोड़ दिया, और सर ये लीजिए, ठीक है। और यहां पर क्या है? ये H है, और यहां पर अच्छा पहले क्या होगा? इसका जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या है? ये प्लेटिनम है, 10 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या है? ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लेकिन क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग जबरदस्त है, तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। इसमें क्या होगा? ये पहले क्या करेगी? पहले रिलीफ लेने के लिए एक PPH3 बाहर निकालेगी, एक PPH3 बाहर निकलेगा, एक 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में दरअसल ऑक्सीडेटिव एडिशन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होंगे, जिससे ये बनेगा, जिससे ये बना। समझ गए आप मेरी बात? अब इसको आप जोड़ के देखिए, इसको अगर आप जोड़ के देखें तो 10 ये, 12 ये, 13 14 15 16, ये क्या बन गई? ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें दरअसल इनका रिडक्टिव इलिमिनेशन होगा। इसी तरह का सवाल आया हुआ है, इनका रिडक्टिव इलिमिनेशन होगा, और ये बनेगा प्लेटिनम, ये और PPH3 ये। तो फिर अगर इनका रिडक्टिव इलिमिनेशन होगा तो ये क्या हो गया? 10 2 12 14, 14 इलेक्ट्रॉन, और तुरंत इसमें वो जो ये यहां से ये जो लॉस हुआ था PPH3, ये तुरंत आके इस पे ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये फिर से बन जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज PPH3 का होल ट्वाइस।
ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और ये अगर बाहर निकलेगा तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्या है, ये मिथाइल, 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 और इस पे क्या है सर, ये CH2 है, और ये H और जोड़ लेगा तो इसके साथ और क्या बनेगा सर, CMe4 बन जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, इस एग्जांपल में क्या हुआ कि अराइल CH भी अवेलेबल था, अराइल CH भी ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए अवेलेबल था, लेकिन इसका नहीं हुआ। स्टेरिक क्राउडिंग को रिलीव करने के लिए 1 डिग्री CH का, 1 डिग्री CH का, 1 डिग्री CH का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। आया आपको समझ में। अब अंतिम बात मैं बता रहा हूं इस मैकेनिज्म की, बस उसके बाद सारा खेल खत्म। दोस्तों जब भी कभी CH का या CC का या CC का, क्योंकि अब HH की बात करेंगे नहीं, क्योंकि H पे तो अबे हाइड्रोजन स्टीरियोजेनिक सेंटर थोड़ी होता है यार, कायरल सेंटर थोड़ी होता है हाइड्रोजन। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो जब भी कभी ये कायरल होंगे तो फिर ऐसे में, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 3 सेंटर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, और कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट बनी थी तो फिर ऐसे में ये सिस जुड़ गए थे, और इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना दोस्तों, वो रिटेन्ड रह जाएगी, रिटेन्ड। तो जब भी कभी कोई कायरल सेंटर अगर जुड़ेगा किसी मेटल पर, जब भी कभी कोई कायरल CH का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, या जब भी कभी किसी कायरल CC बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, तो वहां पर रिटेंशंस होंगे, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो होगा। बस ये अंतिम बात मुझे बोलनी थी, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म से चलता है। जहां से बॉन्ड टूटा, जो बॉन्ड टूटा वहीं पर, अब ये H बॉन्ड टूटा है तो इसकी जगह कौन ले लेगा, मेटल ले लेगा। जो पहले हाइड्रोजन ने ले रखी थी जो जगह कार्बन पे, उसे मेटल ले लेगा, दैट्स इट। यहां पीछे कोई चेंज नहीं आएगा, कतई कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए आप मेरी बात। तो यहां पर रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, रिटेन्ड रहती है कायरलिटी, जैसा था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगी। आया आपको समझ में दोस्तों। तो ये था दूसरे टाइप का मैकेनिज्म, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो कि मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आपको समझाया दोस्तों। चलिए अब मिलेंगे तीसरी क्लास में, इसकी चौथी क्लास में, इसकी ये चौथी क्लास होगी, ये है तीसरी क्लास। चौथी क्लास में हम रेडिकल मैकेनिज्म, चेन और नॉन चेन की चर्चाएं करेंगे, जहां पर मैं वास्का भी आपको दिखाऊंगा कि जो वास्का कॉम्प्लेक्स हमने SN2 से किया था ना, वो रेडिकल मैकेनिज्म से भी चल सकता है, तो वो भी अपन देखेंगे। और फिर ये खत्म, फिर अब उसके बाद क्लास लेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शन की। एगोस्टिक इंटरेक्शन मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों प्लीज शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, इस सेशन को, इस धमाकेदार नॉलेज को, और एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि युद्ध स्तर पे कर दो यार, एकदम जबरदस्त, जितना आप कर सकते हैं अपने कॉलेज ग्रुप्स में डालो, कोई नहीं रोकने वाला है यार, कौन रोकने वाला है। और आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, कोई गलत वीडियो थोड़ी प्रमोट कर रहे हो यार, नॉलेज की तो वीडियो, ये जो नॉलेज जो कभी कभी यूट्यूब पे नहीं आया वही तो आप प्रमोट कर रहे हैं यार, उसको खूब करिए प्रमोट जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए। बुक्स आ गई हैं CSIR नेट वाली, नई वाली बुक आ गई है CSIR नेट वाली, CSIR नेट वाली जो मैंने आपको बताया था, जिसमें जून 2024 तक का है, 2 पार्ट में आ गई है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा गेट वाली अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ, जैम वाली अपडेट कर रहा हूँ, टिफर वाली नई आ गई है, टिफर वाली 2025 वाला भी सॉल्यूशन उसमें ऐड हो गया है। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक है, अमेजन पर अवेलेबल है। मेरे से डायरेक्ट लेनी है तो आप 9717087277 इस पर आप व्हाट्सअप करिए। आप यहाँ से सैंपल भी ले सकते हैं, सैंपल PDF होगी, आप उससे वो ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं। सो दोस्तों प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग हैवी मास। समझ गए आप मेरी बात। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।